तो फ्रेंड, बॉयलर लाइटअप के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम लोग करते हैं इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो कंडीशन है फ्रेंड कि आपका बॉयलर और टरबाइन दोनों ट्रिप्ड है, ठीक है। टरबाइन साइड में आपका प्राइमरी वाटर सिस्टम, सील ऑयल सिस्टम आपका चार्ज है, आपका टरबाइन बारिंग गियर पे है, आपका एओपी जीओपी स्टार्ट है, रनिंग कंडीशन में है, आपका सीडब्ल्यू एंड एसीडब्ल्यू पंप आपका सर्विस में है, एसजी एसीडब्ल्यू पंप एक चल रहा है, टीजी एसीडब्ल्यू पंप आपका एक या दो सर्विस में है, सीपी पंप आपका एक सर्विस में है, और आपका एमडीबीएफपी आपका स्टार्ट कंडीशन में है, उसका एओपी आपका कट आउट है, ठीक है। तो जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट इनिशियल कंडीशंस है कि टरबाइन साइड में जो बेसिक जो मेन इक्विपमेंट है, आपका टीडीबीएफपी अगर है तो आपका बारिंग गियर पे है, ठीक है। एमडीबीएफपी आपका रनिंग कंडीशन में है, एक एसीडब्ल्यू एक सीडब्ल्यू सर्विस में है, जो एसजी सीडब्ल्यू होता है टरबाइन साइड इक्विपमेंट कूलिंग वाटर पंप एंड एसजी साइड इक्विपमेंट कूलिंग वाटर पंप आपका सर्विस में है, आपका एचपीसीएफ पंप आपका एक रनिंग कंडीशन में है, एचपीएलपी बाईपास का जो पंप है, जो मेन पंप है आपका रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। आपका हाइड्रोजन सिस्टम चार्ज है, सील ऑयल पंप जो है आपका हाइड्रोजन साइड एंड एयर साइड पंप रनिंग कंडीशन में है, प्राइमरी वाटर सिस्टम आपका चार्ज है। इंपॉर्टेंट ये इक्विपमेंट है। बॉयलर साइड में आपका 2 सेट आप आईडी एफडी फैन चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या अगर आप स्टार्टिंग में एक आईडी एक एफडी चलाइए, बाद में आप अनदर आईडी फैन एफडी फैन चला सकते हैं, या इनिशियल में अगर आपको आईडी एफडी चलाना है तो आप चला के रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बॉयलर का क्लियरेंस मिल चुका है। अब आपको बॉयलर में आपको एमएफटी को रीसेट करना है। तो एमएफटी को रीसेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि बॉयलर को पर्जिंग में डालना है। बॉयलर को पर्जिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका आईडी फैन एफडी फैन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, एयर फ्लो लेस देन 30 मोर देन 30 लेस देन 40% के आसपास होना चाहिए। अगर आपका बीसीडब्ल्यू पंप है तो बीसीडब्ल्यू पंप रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, पीए फैन आपका स्टॉप कंडीशन में होना चाहिए, जितना भी आपका हॉट एयर डैम्पर आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, एसएडीसी आपका 100% ओपन होना चाहिए। तो आपका बॉयलर जो है वो नो ट्रिप कंडीशन है। तो जो भी पर्ज परमिसिव है ये आपको मिल गया है। इसके बाद आप बॉयलर को पर्जिंग कर दीजिए। पर्जिंग जनरली 5 से 9 मिनट 10 मिनट का रहता है। पर्जिंग करने के बाद जैसे आप पर्जिंग करते हैं आपका एमएफटी रीसेट हो जाता है। तो अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि बॉयलर में एमएफटी जो होता है वो एमएफटी को रीसेट कब होता है, रीसेट होने का क्या क्राइटेरिया है। तो रीसेट होने का क्राइटेरिया है बॉयलर पर्जिंग। एक बार आपका बॉयलर पर्जिंग कंप्लीट हो गया तो आपका बॉयलर एमएफटी से रीसेट हो जाता है। एमएफटी का टोटल 3 चैनल्स है, जिसमें आपका 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई होता है, ठीक है। आपका एमएफटी रीसेट हो गया। तो एमएफटी रीसेट से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएफटी जब रीसेट हो जाता है देन यू कैन ओपन एचओटीवी एलओटीवी वाल्व्स। आपका जो एलओटीवी वाल्व एंड एचओटीवी वाल्व होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एचओटीवी एंड एलओटीवी वाल्व्स, लाइट ऑयल ट्रिप वाल्व एंड हैवी ऑयल ट्रिप वाल्व होता है। इसे जनरली ऑयल गन जो रहता है आपका AB CD EF GH ऑयल गन रहता है। अगर आपका 8 मिल कॉम्बिनेशन है तो आपका AB एलिवेशन में आपका LO एंड HO दोनों का प्रोविजन रहता है, बाकी तीनों में सिर्फ HO का प्रोविजन रहता है, ठीक है। तो लाइट ऑयल को एटमाइजिंग करने के लिए एटमाइजिंग एयर होता है, जिसका प्रेशर जनरली हम लोग 5 से 5.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंटेन रखते हैं। और HO को ऑटोमाइजिंग करने के लिए आपका स्टीम लाइन होता है, जो PRDS लाइन से हम लोग टैपिंग लेते हैं, और इसका भी प्रेशर जनरली हम लोग 6 से 6.5 kg मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो LO को जलाने के लिए आपको ऑटोमाइजिंग एयर चाहिए, HO को जलाने के लिए आपका स्टीम चाहिए, ठीक है। जब
आपका बॉयलर एक बार पर्जिंग कंप्लीट हो जाता है, MFT रीसेट होता है, तो वहाँ पे एक चीज़ और आपको चेक करना है फ्रेंड कि आपका SADC ये आपका मॉड्यूलेटिंग हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। SADC आपका मॉड्यूलेटिंग मीन्स 20% के आसपास आ जाएगा। जैसे जब भी आप पर्जिंग करते हैं तो ये 100% ओपन रहता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पर्जिंग आपका ये खुद से मॉड्यूलेट होकर 20% हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप CNI को बोल के इसको मॉड्यूलेट करवा लीजिए, ठीक है। फिर आप HOTV जब आपका फायरिंग स्टेशन से आप HFO या LFO का जो आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन करवा लीजिए, लाइनअप करवा लीजिए और HOTV को ओपन कीजिए या LOTV को ओपन कीजिए। और यहाँ पे उसके बाद HOTV LOTV के बाद आपका HOCV होता है एंड LOCV होता है, इसको आप ओपन कीजिए और ऑयल का प्रेशर जनरली आपका 14 से 15 kC के आसपास मेंटेन कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको ऑयल गन लेना है। तो यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जब आप हॉट लाइटअप कर रहे हैं, हॉट स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपको गन CD या EF में ले सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। टेम्परेचर तुरंत आप चाहते हैं टेम्परेचर अचीव हो, क्योंकि उस समय टेम्परेचर क्यों चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपका HP शाफ्ट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, 500 है, तो आपको क्राइटेरिया लाने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो CD में गन लेते हैं और तुरंत CD में कोल मिल भी सर्विस में ले लेते हैं। कब? हॉट स्टार्टअप में। लेकिन अगर कोल्ड स्टार्टअप है तो हम लोग गन में ही सिंक्रोनाइज करेंगे, गन लेके ही। वहाँ पे हम लोग AB और CD में गन लेते हैं और धीरे धीरे उसको क्राइटेरिया लाते हैं। जब एक बार सिंक्रोनाइज हो जाता है तभी हम लोग मील सर्विस में लेते हैं। वार्म में हम लोग जब MS टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास से अचीव हो जाता है तो आप गन ले सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग गन नहीं लेते हैं। वार्म लाइटअप में भी ये कोल मिल कब सर्विस में लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड कि हम लोग मील कब सर्विस में लेंगे। तो कोल्ड लाइटअप में हम लोग अप टू सिंक्रोनाइजेशन तक मील सर्विस में नहीं लेते हैं। वार्म लाइटअप में जब MS टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास अचीव हो जाता है तो आप मील ले सकते हैं, वो भी मील आगरा या बम्बे मील हम लोग लेते हैं AB एलिवेशन में गन लेके। और हॉट स्टार्टअप है तो वहाँ पे हम लोग CD में गन लेके और तुरंत ही मील C और मील D सर्विस में ले सकते हैं। तो फ्रेंड आपका MFT रीसेट हो गया, आपने HOTV LOTV ओपन कर लिया, ऑटोमाइजिंग स्टीम हो या ऑटोमाइजिंग एयर को आपने चार्ज कर लिया, ठीक है। आपका SADC मॉड्यूलेट हो गया, 20% के आसपास आ गया। अब आपको गन लेना है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कोल्ड लाइटअप है, हॉट लाइटअप है या वार्म लाइटअप है, आपके हिसाब से आप गन ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे CD एलिवेशन में 4 ऑयल गन सर्विस में लिया, ठीक है, और इसको धीरे धीरे हम लोग बॉयलर को हीटिंग कर रहे हैं। जब आपका बॉयलर का टेम्परेचर, बॉयलर ड्रम मेटल टेम्परेचर आपको 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है या ड्रम प्रेशर 1 kg के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है फ्रेंड। ड्रम प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होकर जब आपका 1 kg के आसपास आ जाता है तो आप वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस का फंडा क्या है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपका PRDS फ्लोर पे जितना भी आपका ST हेडर, LT हेडर और 17 मीटर पे जो भी ड्रेन है, 8.5 मीटर पे जो भी ड्रेन है, सबको आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। इंटरकनेक्शन आपका अदर यूनिट रनिंग कंडीशन में, वहाँ से इंटरकनेक्शन को चार्ज करके आप जो भी ST हेडर, LT हेडर को आपने चार्ज कर दिया। वहाँ से क्या कीजिए कि टरबाइन फ्लोर पे आपका जो ग्लेन स्टीम वाल्व है उसको आप ओपन कीजिए। वहाँ से स्टीम आपको आता है 8.5 मीटर पे, क्योंकि मेन टरबाइन का जो ग्लेन स्टीम हेडर है वो 8.5 मीटर पे है, ठीक है। आप 8.5 मीटर पे एक वर्टिकल लाइन में आइसोलेटिंग वाल्व है, उस आइसोलेटिंग वाल्व को आप ओपन कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे ग्लेन स्टीम पेज पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखाना शुरू हो जाएगा। अभी आपका MAW 10 के आगे जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको क्लोज रखना है। MAW 15 का जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आप लाइनअप कर लीजिए, ठीक है। वहाँ जब तक वो टेम्परेचर जो ग्लेन स्टीम का टेम्परेचर बिफोर MAW 10 270 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं आता है तब तक उसको ग्लेन स्टीम को चार्ज नहीं करना है, ठीक है। तो आपका वहाँ से टेम्परेचर है, आपका ड्रेन ओपन है तो ऑलरेडी आपका ड्रेन से स्टीम निकल रहा है, तो फ्लो हो रहा है, तो टेम्परेचर आपको दिखेगा बढ़ना शुरू हो जाएगा वहाँ पे। इसके बाद आप क्या कीजिए कि वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।
वैक्यूम पंप को आप स्टार्ट कीजिए। एक समय आप दोनों वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको वैक्यूम पुलिंग करना है। अभी जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको वैक्यूम पुलिंग करना है। और टरबाइन साइड में जितना भी आपका ड्रेन है, मैं अलग से एक टरबाइन ड्रेन सिस्टम पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी आप इतना मान के चलिए कि आपका जितना भी टरबाइन साइड में ड्रेन है, एटमॉस्फेरिक ड्रेन है, सारा आपका ओपन कंडीशन में, चाहे वो सीआरएच का हो, एलपी बाईपास का लाइन ड्रेन हो, एमएस स्टेनर का ड्रेन हो, एचआरएस स्टेनर ड्रेन हो, जितना भी माल ड्रेन का आइसोलेटिंग वाल्व, मोटराइज वाल्व आपका ओपन कंडीशन में है। आपका जो यूएफटी का ड्रेन सारा आइसोलेटिंग वाल्व और उसका मोटराइज वाल्व ओपन कंडीशन में है, एटमॉस्फेरिक ड्रेन ओपन कंडीशन में है। ठीक है, तो जो भी जितना भी टरबाइन साइड में आपका ड्रेन है सारा आपका ओपन कंडीशन में। एलपी बाईपास का लूप ड्रेन, एटमॉस्फेरिक ड्रेन, जो भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन ओपन रखिए। एसडीएफटी का ड्रेन, यूएफटी का ड्रेन सारा ओपन कर लीजिए टरबाइन साइड का। मैं अलग से इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा टरबाइन ड्रेन सिस्टम का। ठीक है, वैक्यूम पंप आप स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए कि वैक्यूम पंप चलाने के बाद देखिएगा कि जैसे ही वैक्यूम आपका थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू किया, जैसे मान लिया कि आपका अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड आया, तो आप वैक्यूम ब्रेकर को आप क्लोज कर दीजिए। डिक्रीजिंग ट्रेंड आने के बाद आपका वैक्यूम ब्रेकर को क्लोज कर देना है। वैक्यूम ब्रेकर को आप क्लोज कर दिए। ठीक है, जब आपका वैक्यूम का प्रेशर डिक्रीज होके 0.85 से 0.90 केसी आ जाता है, तभी आप ग्लैंड स्टीम, और इधर आपका टेम्परेचर 270 से 280 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, तब आप ग्लैंड स्टीम सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं। ग्लैंड स्टीम चार्ज करने से पहले आपका जीएससी वेपर एक्सट्रैक्शन फैन है, उसको जैसे जो एग्जॉस्ट फैन है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे एग्जॉस्ट फैन को स्टार्ट कर दीजिए। वैक्यूम पंप आपने चला दिया है, वैक्यूम ब्रेकर को आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद आपका जीएससी जो वेपर एक्सट्रैक्शन फैन है उसको आपने स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे आपका क्या होगा कि तुरंत आपका वैक्यूम डिक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं आता है, क्योंकि आपका जितना भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन है, आपका रीहीटर का, एचआरएच का, सीआरएच का, वो सब आपका एटमॉस्फेरिक ओपन है, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा समय लगेगा वो वैक्यूम को डिटोरिएट होने में। ठीक है, तो जैसे आपका वैक्यूम प्रेशर डिक्रीज होकर 0.85 से 0.90 आता है और आपका 270 डिग्री सेल्सियस का आसपास टेम्परेचर आ गया, तब आप माउ 10 को लाइनअप कर सकते हैं। उसका मैनुअल वाल्व को ओपन करा दीजिए माउ 10 के आगे जो है, और माउ 10 के पहले जो आपका मोटराइज वाल्व उसको ओपन कीजिए, माउ 10 को ओपन कीजिए। वहाँ से दिखेगा कि आपका टरबाइन का ग्लैंड स्टीम का प्रेशर इंक्रीजिंग ट्रेंड आ जाएगा, तो आपका ग्लैंड स्टीम चार्ज हो जाता है। ग्लैंड स्टीम सिस्टम जब एक बार चार्ज हो जाता है, फिर देखिए 0.40 वैक्यूम पे, याद रखिएगा फ्रेंड, 0.40 वैक्यूम प्रेशर पे आपका एलपी बाईपास का प्रोटेक्शन सिस्टम रीसेट होता है। एलपी बाईपास का प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है वो रीसेट कब होता है? जब आपका 0.40 वैक्यूम प्रेशर आ जाता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि एलपी बाईपास का जब एक बार प्रोटेक्शन रीसेट हो जाता है, तो इसका स्टॉप वाल्व को ओपन कीजिए, फिर कुछ कंट्रोल वाल्व को भी ओपन कर लीजिए। और इस एक्टिविटी को करने से पहले जो इसमें सीपी से जो लाइन स्प्रे सिस्टम जाता है उसको 10 से 15% आप ओपन कर लीजिए। जब आप इसको ओपन करते हैं तो सीपी का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर को ध्यान में रख के, सीपी को फ्लो को ध्यान में रख के, हेडर प्रेशर को ध्यान में रख के ही इसको ओपन करना है, क्योंकि जैसे आप ओपन करते हैं तो हेडर प्रेशर डिक्रीज करता है और लो प्रेशर में आपका सीपी ट्रिप हो सकता है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए ही सीपी को यहाँ पे ओपन, सीपी स्प्रे लाइन को वाल्व को ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा नहीं 10 से 15% आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद एलपी बाईपास को स्टॉप वाल्व को ओपन कीजिए, फिर आपका कंट्रोल वाल्व को आप 5 से 10% ओपन कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि देखिएगा कि एचआरएस का जितना भी आपका एयर है सबको ये इंक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है फ्रेंड्स? इसके बाद आपका 2 kg ड्रम प्रेशर आएगा। ड्रम वेंट को आप क्लोज कर दीजिए, जितना भी सुपर हीटर वेंट था सबको आप क्लोज कर दीजिए। जैसे आप ड्रम वेंट को क्लोज करते हैं तो ऑपरेटर को भेज के ड्रम फ्लोर पे भेज के जो भी वेंट का जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आप क्लोज करवा लीजिए। और देखिए कि उससे अगर कुछ पासिंग हो रहा है तो आप टरबाइन को बॉयलर को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जब ड्रम वेंट एक बार आपका क्लोज हो जाता है तो देखिएगा कि ड्रम प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, फास्ट इंक्रीज करना शुरू करेगा, उसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर आपका 4 kg के आसपास, 4 kg के आसपास, ये चूँकि हम लोग वार्म स्टार्टअप के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हॉट स्टार्टअप में आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। वार्म स्टार्टअप में जैसे आपका ड्रम प्रेशर 4 kg के आसपास आता है
तो आप MS हीटिंग लाइन शुरू कर दीजिए, MS को हीटिंग, MS चार्ज कीजिए। MS हीटिंग मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। MS हीटिंग का मतलब होता है कि आपका बॉयलर साइड में जो MS स्टॉप वाल्व है, लेफ्ट एंड राइट साइड में मेन बड़ा सा वाल्व है, उसका एक बाईपास लाइन है, छोटा छोटा सा वाल्व होता है दोनों एंड में, और इससे पहले आपका एक ड्रेन लाइन होता है जो कि IBD टैंक में जाता है। अभी ये ओपन कंडीशन में ही रहेगा। जब आप बाईपास लाइन को पहले आप ओपन कीजिए, धीरे धीरे दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड को धीरे धीरे ओपन कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपका मेन स्टॉप वाल्व का अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। स्लोली आपको हीटिंग करना है। आप बाईपास लाइन को भी पूरा ओपन मत कीजिए, थोड़ा सा ओपन कीजिए, और ताकि आप स्टीम MS लाइन का फ्लो होगा और धीरे धीरे डाउन स्ट्रीम को हीटिंग करना शुरू करेगा। आप स्ट्रीम में आपका तो ऑलरेडी हीट है, वहाँ से हीट को हम लोग डाउन स्ट्रीम की तरफ ले जाके उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो फ्रेंड 4 kg पे आप MS लाइन को हीटिंग में डाल सकते हैं। और हीटिंग में एक आपको क्राइटेरिया फ्रेंड कि आपका दिखेगा कि MS लाइन पेज पे आप जाइएगा तो T मीन मतलब T 50% और T 100% टेम्परेचर दिखाएगा। ये दोनों के बीच का जो मैक्सिमम अलाउेबल जो डिफरेंशियल टेम्परेचर है वो ±40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टू अवॉइड द थर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, मीन्स जो T मीन 50% एंड T 100% के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो आप शुरू में क्या कीजिए, जो मेन स्टॉप वाल्व का बाईपास लाइन से चार्ज कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका LP बाईपास को आप ऑलरेडी चार्ज कर दिए, थोड़ा सा ओपन रखिए, तो वहाँ से आपको धीरे धीरे स्टीम क्या होगा। और यहाँ और HP बाईपास का जो वार्म अप लाइन है, जो BP1 BP2 का जो वार्म अप लाइन है फ्रेंड, उसको आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, और एक वार्म अप लाइन ड्रेन है जो कि आपका UFT में जाता है, उसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ से आपका ड्रेन भी हो रहा है, और यहाँ से जो आप MS लाइन को कर रहे हैं, तो MS लाइन क्या होगा कि HP बाईपास में आएगा। HP बाईपास का वार्म अप लाइन, मेन वाल्व तो क्लोज ही है, तो उसका वार्म अप लाइन से स्टीम आपका HRH में आएगा, CRH में जाएगा, CRH से आपका जाएगा HRH में, HRH से आपका LP बाईपास से कंडेंसर। तो ये पूरा लाइन को वो हीटिंग करना शुरू कर देगा धीरे धीरे 4 kg पे। इस प्रोसेस को हम लोग MS लाइन हीटिंग करते हैं, ये MS चार्जिंग कहते हैं। कि MS स्टॉप वाल्व का जो बाईपास लाइन को ओपन करके हम लोग मेन स्टीम को कहाँ पे लाते हैं, HP बाईपास साइड में लाते हैं। HP बाईपास का जो वार्म अप लाइन वाल्व है दोनों का, BP1 BP2 का जो बाईपास लाइन है उसको हम लोग ओपन रखते हैं, इसको हम कहते हैं वार्म अप लाइन। और इसका एक वार्म अप ड्रेन होता है जो कि UFT में जाता है, ये आपका ऑलरेडी ओपन कंडीशन में है। वहाँ से आपका स्टीम जो है वो HRH में आता है, तो CRH में आएगा, CRH से आपका रीहीटर कॉइल में जाएगा, रीहीटर कॉइल से रीहीटर आउटलेट में आएगा, वहाँ से HRH में आएगा, HRH से आपका स्टीम LP बाईपास से में आएगा, LP बाईपास आप ऑलरेडी थोड़ा ओपन करके रखें, वहाँ से आपका कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा लाइन हीटिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो भी HRH में है, CRH है, MS है, सबका स्टेनर ड्रेन ओपन है, SDFT का ड्रेन ओपन है, LP बाईपास का लूप ड्रेन ओपन है, जितना भी आपका ऑलरेडी आपका ड्रेन ओपन करके रखा है। तो धीरे धीरे देखिएगा आप उस ड्रेन से आपको शुरू में वाटर निकलेगा, फिर आपका मॉइस्चर निकलेगा और स्टीम निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका कंडेंसर का वैक्यूम प्रेशर भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपको जनरली 6 से 7 kg तक आपको ये करना है। जब आपका 7 kg आता है तो बॉयलर साइड में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या कि आपका सुपर हीटर ड्रेन को क्लोज कर देना है। सुपर हीटर ड्रेन को आप 7 से 8 kg जैसे ड्रम प्रेशर आता है आप उसको क्लोज कर दीजिए। मेन हेडर में जितना भी सुपर हीटर ड्रेन है सबको क्लोज कर सकते हैं, और मेन हेडर से IBD में जो लाइन जा रहा है उसमें भी आइसोलेटिंग वाल्व है, उसको भी आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अभी आपका सिर्फ स्टार्टअप वेंट ओपन कंडीशन में रहेगा। ठीक, धीरे धीरे देखिएगा कि आपका 10 kg के आसपास आएगा, 10 kg के आसपास। ठीक है, ड्रम प्रेशर 10 kg के आसपास। अब आपको SP बाईपास को चार्ज करना है, 10 kg के आसपास SP बाईपास को आपको चार्ज कर लेना है। चार्ज करने के लिए क्या है कि BP1 BP2 को आप 2 से 3% शुरू में ओपन कीजिए। ठीक है, ओपन करने से क्या होता है कि मेन स्टीम जो है वह अभी वार्म अप लाइन से जा रहा था, अब मेन वाल्व से भी जाएगा, BP1 BP2 से भी जाएगा, वहाँ से CRH में आएगा, CRH से HRH, HRH से LP बाईपास से कंडेंसर में आएगा।
पूरा लाइन को हीटिंग करना शुरू हो जाएगा। तो दिखेगा अब आपका HRS प्रेशर जो है एलपी बाईपास के पेज में वो धीरे धीरे इंक्रीजिंग ट्रेंड में आएगा। शुरू में आपका नेगेटिव प्रेशर रहता है, मतलब वहाँ पे वैक्यूम में है। जैसे जैसे आप BP1 BP2 वाल्व को ओपन करते जाइएगा, आपका क्या होगा, हीटिंग होगा, आपका HRS का प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब वहाँ पे आपका 1 kg 2 kg प्रेशर आ जाता है तो एलपी बाईपास का लूप ड्रेन है, CRH का जो एटमॉस्फेरिक ड्रेन है उसको आप क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस लाइन में आपका प्रेशर 2 kg के आसपास आ गया, 2 या 3 kg आसपास पहुंच गया है। नहीं, क्योंकि BP1 BP2 को जितना आप ओपन कीजिएगा उतना आपका HRS प्रेशर इंक्रीज करेगा, CRS प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो जो भी मॉइस्चर था उस लाइन का ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो एटमॉस्फेरिक ड्रेन जो भी है, लूप ड्रेन एलपी बाईपास का हो या HRS का एटमॉस्फेरिक ड्रेन हो, CRS का एटमॉस्फेरिक ड्रेन है, उसको आप ओपन रखिए। अप्रॉक्सीमेट ड्रम प्रेशर 10 kg के आसपास। आप देख रहे हैं कि जो बॉयलर साइड में जो आपका MS स्टॉप वाल्व है लेफ्ट और राइट साइड में, आप देख रहे हैं कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बीच अगर प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है, टेम्परेचर आपका इक्वलाइज हो जाता है, तो आप मेन जो स्टॉप वाल्व को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जब मेन वाल्व को एक बार चार्ज ओपन कर दिए तो उससे पहले जो ड्रेन वाल्व जो IBD में जा रहा था उसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो बॉयलर साइड में सारा आपका ड्रेन क्लोज हो चुका है, सिर्फ स्टार्टअप वेंट आपका ओपन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, वहां से आप क्या करना है कि अब आपको 10 kg के आसपास HP बाईपास को चार्ज करना है। अभी आपका जो स्टीम था वो कैसे फ्लो हो रहा था कि जब आप MS लाइन का मेन स्टॉप वाल्व को ओपन किए तो वहां से स्टीम जो है वो HP बाईपास में आ रहा है, बट HP बाईपास का वार्म अप लाइन से CRH में आ रहा है, CRH से आपका बॉयलर में जा रहा है, रीहीटर इनलेट आउटलेट, फिर HRH में आ रहा है, HRH से आपका MS स्टेनर, आपका HRH स्टेनर तक आ रहा है, वहाँ से आपका सारा ड्रेन ओपन ही है, वहाँ से LP बाईपास के थ्रू आपका कंडेंसर में आ रहा है। तो प्रॉपर आपका हीटिंग हो रहा है। जब आपका MS स्टॉप वाल्व ओपन हो गया, अब आपको HP बाईपास को चार्ज करना है। HP बाईपास को BP1 BP2 वाल्व है उसको आप 2-3% ओपन कीजिए। ओपन करने से दिखेगा कि आपका HRS का प्रेशर धीरे धीरे स्लाइड, शुरू में आपका नेगेटिव रहेगा, मतलब वैक्यूम प्रेशर में रहता है, धीरे धीरे वो इंक्रीज करना शुरू करेगा। जब एक बार इंक्रीज करता है तो फिर थोड़ा सा BP1 BP2 वाल्व को ओपन कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि BP1 BP2 वाल्व को ओपन कीजिएगा तो HRS प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो थोड़ा सा आप LP बाईपास का कंट्रोल वाल्व को भी ओपन कर लीजिए। तो इसको इस तरह से आपको सिंक्रोनाइज करना है। जितना आप BP1 BP2 वाल्व को ओपन कीजिएगा HRS प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो आपको जनरली 3 से 4 kg 5 kg के आसपास मेंटेन रखना है। आपका LP बाईपास का वार्म अप ड्रेन तो ऑलरेडी ओपन ही था। ठीक है, तो जब आपका देखिए कि HRS प्रेशर इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ जाता है, 2-3 kg 4 kg पहुंच जाता है, फिर जितना भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन था आप उसको क्लोज कर लीजिए, चाहे वो HRS का हो, CRH का हो। CRS का जो पोर्ट ड्रेन होता है वो आपका लेवल सेंसर से, ड्रेन पोर्ट सेंस करने से इनिशिएट होता है, तो उसको आप, लॉजिक है, उसको आप ओपन रखिए। बाकी जो CRS का एटमॉस्फेरिक ड्रेन है, LP बाईपास का लूप ड्रेन है, सबको आप क्लोज कर लीजिए। रीहीटर वेंट को आपको क्लोज कब करना है? जब आपका LP बाईपास का कंट्रोल वाल्व 20% से ज़्यादा ओपन हो जाता है तो रीहीटर वेंट को भी आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या है, रीहीटर ड्रेन, रीहीटर वेंट आपका क्लोज हो गया, CRH HRS का एटमॉस्फेरिक ड्रेन आपका क्लोज हो गया। ठीक है, LP बाईपास का लूप ड्रेन आपका क्लोज हो गया। तो देखिएगा आपका कंडेंसर का वैक्यूम इंप्रूविंग ट्रेंड में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, MS लाइन हीटिंग हो गया, फिर SP बाईपास LP बाईपास चार्ज हो गया। MS लाइन हीटिंग से पहले आपका वैक्यूम पूलिंग हो गया, ग्लैंड स्टीम आपने चार्ज कर दिया, सारा एक्टिविटी हो गया। अब आपको X1 X2 X3 क्राइटेरिया को लाना है। X1 X2 X3 जो क्राइटेरिया है वो आपका किसके लिए? स्टॉप वाल्व को ओपन करने के लिए। जब जनरली अगर X1 X2 X3 क्राइटेरिया अचीव हो जाता है, मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है X1 X2 X3 X4 X5 X6 एंड X7 क्राइटेरिया का। क्या क्राइटेरिया है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया, आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आपका X1 X2 X3 क्राइटेरिया अचीव हो जाता है तो जनरली देखा गया है कि MS प्रेशर 25 से 30 kg और टेम्परेचर 270 से 280 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्टॉप वाल्व को ओपनिंग का क्राइटेरिया मिलना शुरू हो जाता है। तो जब MS प्रेशर 25 से 30 kg और टेम्परेचर आपका 270 से 290 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रेंड करना है कि इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन को बोलना है कि जनरेटर ट्रिप रिले को रीसेट करने के लिए, जनरेटर प्रोटेक्शन रिले है उसको रीसेट करता है।
रीसेट करने से क्या होता है कि आपका टरबाइन साइड में नो ट्रिप कॉज परसिस्ट करेगा। टरबाइन साइड में जो भी प्रोटेक्शन है आपका क्या होगा, वो कोई भी प्रोटेक्शन आपका वहां पे परसिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इतना प्रेशर पे जनरेटर प्रोटेक्शन रिले को रीसेट करना है, जिससे क्या होगा कि टरबाइन साइड में नो ट्रिप कॉज आपका परसिस्ट करेगा। ऑल टरबाइन प्रोटेक्शन आर नॉर्मलाइज्ड हो गया है। ठीक है, आपका जो भी माल ड्रेन था सबका SLC को आप ऑन कर लीजिए। माल ड्रेन में आपका आइसोलेटिंग वाल्व होता है, एक मोटराइज वाल्व होता है। आइसोलेटिंग वाल्व को लोकल में ओपन करवा लीजिए, मोटराइज वाल्व तो ऑलरेडी आपका ओपन कंट्रोल रूम से कर सकते हैं। तो सारा ओपन आपका कंडीशन में रहेगा, मोटराइज हो या न्यूमेटिक हो या मैनुअल वाल्व हो, सब आपका ओपन रहेगा। ठीक है, माल ड्रेन का SLC आप इसको ऑन कर लीजिए। अब आपको टरबाइन प्रोटेक्शन को रीसेट करना है। जो टरबाइन ट्रिप्ट जो ब्लिंक कर रहा है ESTC पेज में, उसको आपको रीसेट करना है। तो रीसेट कैसे होगा? तो रीसेट करने के लिए क्या होगा कि स्टार्टिंग डिवाइस जो है उसको 0% लाना है, धीरे धीरे करके। जैसे ही आपका स्टार्टिंग डिवाइस 0% पे आ जाता है तो क्या होगा, टरबाइन प्रोटेक्शन ट्रिप्ट जो है रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा फ्रेंड, देखिएगा यहाँ पे आपको ट्रिप ऑयल जनरेट हो जाता है। जनरली आपका 9 से 10 kg के आसपास रहता है। शुरू में आप देखिएगा जैसे जैसे आप इसको जीरो करते जा रहे हैं तो आपका ESTC पेज में जो ऑयल का प्रेशर दिखाता है वहाँ पे दिखेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे जैसे आप इसको स्टार्टिंग डिवाइस को जीरो की तरफ जा रहे हैं तो आपका सबसे पहले स्टार्टअप ऑयल जनरेट होगा, ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जनरेट होगा, फिर आपका ट्रिप ऑयल जनरेट होगा, फिर ऑक्स ट्रिप ऑयल जनरेट होता है, फिर धीरे धीरे देखिएगा कि आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जीरो एंड ट्रिप स्टार्टअप ऑयल जीरो हो जाता है। ठीक है, तो 0% पे आपका जनरली ट्रिप ऑयल वहां पे 10 kg के आसपास आपको मिल जाएगा। यहां से फिर इसको स्टार्टिंग डिवाइस को 0 से जनरली 40% के आसपास धीरे धीरे लाइए। तो यहाँ पे जो भी आपका स्टॉप वाल्व है, चाहे वो HP टरबाइन का हो या IP टरबाइन का स्टॉप वाल्व है, वो उसका ओपन फीडबैक आ जाएगा 40% के आसपास। 40% के आसपास आपका HP स्टॉप वाल्व, IP स्टॉप वाल्व आपका ओपन हो जाता है। आपका क्राइटेरिया आ चुका है, X1 X2 X3 क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ये सारा एक्टिविटी आप कर रहे हैं। यहाँ पे इस डिवाइस को, स्टार्टिंग डिवाइस को 40% तक ओपन करते हैं तो आपका स्टॉप वाल्व SP टरबाइन का एंड IP टरबाइन का ओपन हो जाता है। और फ्रेंड अब आपको रोलिंग के लिए वेट करना है। रोलिंग के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपका MS प्रेशर जनरली 50 kg के आसपास होना चाहिए, टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। आपका X4 X5 क्राइटेरिया जो है वो आपका रोलिंग के लिए ही है। ठीक है, HRS प्रेशर भी आपका 12 kg के आसपास और 320 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। जब X4 X5 क्राइटेरिया अचीव हो जाता है तब आपको टरबाइन को रोलिंग करना है। रोलिंग करने के लिए क्या है कि आप देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या करना है। आप रोलिंग जो है वह हाइड्रोलिक गवर्निंग से भी कर सकते हैं या इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से आप कर सकते हैं। दोनों का मैंने सेपरेट वीडियो अलग अलग बनाया है कि रोलिंग थ्रू हाइड्रोलिक गवर्निंग, रोलिंग थ्रू इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ फ्रेंड मैं आपको देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग से रोलिंग करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग डिवाइस का जो सबसे पहले रोलिंग करने से पहले आप क्या कीजिए कि जो आपका ट्रैकिंग डिवाइस है उसको आप ऑन कर लीजिए। जैसे आप ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करते हैं स्टार्टिंग डिवाइस 60% चला जाएगा। ठीक है, रोलिंग करने से पहले आपको क्या करना है फ्रेंड कि स्टार्टिंग जो आपका ट्रैकिंग डिवाइस है उसको ऑन कर लीजिए। देखिएगा स्टार्टिंग डिवाइस आपका 60% 62% तक ओपन हो जाता है। ओके, आपका स्पीडर गियर 100% पे पड़ा हुआ है। अब आपको रोलिंग क्राइटेरिया मिल गया। अब क्या कीजिए कि ATRS से भी कर सकते हैं। ATRS पेज पे आप जाइए, वहाँ पे आपका जो स्टेप है एडवांस करते चलिए। रोलिंग का एडवांस कीजिएगा तो 360 RPM दे दिए रोलिंग में। 360 RPM पे क्या होता है आपका, देखिएगा टरबाइन का RPM धीरे धीरे स्पीड कंट्रोल, चूँकि मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में, स्पीड कंट्रोल का आउटपुट ओपन होगा, उससे आपका देखिएगा कि ESTC का पोजीशन ओपन होगा, कंट्रोल वाल ओपनिंग शुरू हो जाता है। वहाँ पे क्या होगा कि 240 RPM पे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, 240 RPM पे आपका जो बारिंग गियर गेट वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा।
ठीक है। जब जैसे क्लोज होता है देखिएगा एमओटी का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल जो होता है वो बारिंग गियर में ही लगता है। ठीक है, तो 240 आरपीएम पे आपका बारिंग गियर वाल्व क्लोज हो गया। अब आपका मशीन 360 आरपीएम पे आ गया। ठीक है, 360 आरपीएम पे अगर वार्म लाइटअप कर रहे हैं तो 1 घंटा के आसपास सोकिंग पीरियड रखिए। कोल्ड लाइटअप कर रहे हैं तो आपका 2 घंटा तक रख सकते हैं, 1.5 से 2 घंटा तक। और अगर हॉट स्टार्टअप कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको 3000 आरपीएम पे जाना है। 3000 आरपीएम पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करना है फ्रेंड, कि 3000 आरपीएम पे आपको जाना है। 3000 आरपीएम पे क्या है, एमएस प्रेशर आपको 60 kg के आसपास, एमएस टेम्परेचर आपका 380 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 360 380 के आसपास होना चाहिए। एचआरएस प्रेशर भी आपका 12 kg के आसपास और 370 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और ये 3000 के लिए आपका X6 क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आप 3000 आरपीएम पे जाइएगा। तो X6 क्राइटेरिया अचीव हो गया, आप रेडी हैं 3000 आरपीएम पे जाने के लिए। तो आप स्पीड रेफरेंस में 3000 डालें, आपका मशीन 3000 पे आने लगेगा धीरे धीरे। उस समय देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि dN/dt जो है वह 600 आरपीएम पर मिनट आपको रेट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अगर रेट घट के 108 आरपीएम पर मिनट के आसपास अगर आ जाता है तो मशीन रोल बैक टू 3000 आरपीएम पे आ जाएगा, फर्दर स्पीड को बढ़ने ही नहीं देगा वो। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया फ्रेंड, टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर, आप उसको वीडियो को देखें, आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि dN/dt क्या होता है। 108 30 आरपीएम मीन्स आपका मार्जिन क्या होता है। 30 के मार्जिन अगर रहेगा तो 600 आरपीएम पर मिनट आपको रेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं इसको। जब आप 3000 आरपीएम देते हैं तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आप देखिएगा फ्रेंड क्या होता है कि 540 आरपीएम पे आपका जीओपी कट आउट हो जाता है। ठीक है, 540 आरपीएम पे आपका जीओपी कट आउट होता है। 2850 आरपीएम पे आपका ईओपी कट आउट होता है और वहां पे एमओपी एक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड। 540 आरपीएम 280 आरपीएम पे आपका मशीन 3000 आरपीएम पे आ गया। अब आपका मशीन रेडी फॉर लोडिंग के लिए।